नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कनौजिया और आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, एसआईपी क्या होती है। इन सारे सवालों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम लोगों ने हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है। इनफैक्ट सचिन सर भी हमको म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टाइजमेंट में हम लोग को काफी बार देखने के लिए मिले हैं। इनफैक्ट धोनी सर भी हमको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पे वो हमको ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है। एक्चुअली भी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट सही है, लेकिन हमको भी ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स है क्या। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमारे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार कौन सा फंड सही है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। ऐसे सारे सवाल आते हैं, बट इन सारे सवालों के बीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे मन में आती है, कहीं नुकसान हो गया तो। नुकसान जो एक फैक्ट है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, जब आप इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात करते हो, तो उसमें लॉस को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में समय रहते समय के साथ में उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। आज के डेट में इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में टोटल 44 फंड हाउसेस है और 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे कहूँ, जो भी मेरा पिछले 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है और जो भी मैंने सीखा है अब तक का, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप वर्स्ट ऑफ वर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कम से कम 8 से लेके 10% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आपका स्कीम सिलेक्शन अच्छा है, मतलब अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च किया है और अपना जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है उनसे अगर आपने प्रॉपरली डिस्कस किया कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है, तो कम से कम आपको 18 से लेके 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये फंड टू फंड डिफर करता है, इसके बारे में भी हम लोग और वीडियोस में लेके आने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर मैं टाइप्स ऑफ फंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है एग्जैक्टली। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आज के डेट में जिस हिसाब से कैपिटल मार्केट ग्रो हो रहा है, हम लोग हमारे कैपिटल मार्केट को, म्यूचुअल फंड मार्केट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, अगर आप लोग देखें तो 2019-20 में हमारे पास जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स थी, मतलब जो सिटीजन है इंडिया के, वो जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें टोटल इन्वेस्टमेंट थी 22.26 लाख करोड़, जो कि 2023-24 में आकर बढ़ गई है और वो है अभी टोटल 54.1 लाख करोड़। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, हम लोगों ने भी देखा कि इंडिया की जो टोटल म्यूचुअल फंड की मार्केट है वो अराउंड आज की डेट में 2024 जो प्रेजेंट टाइम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम में हम लोग अराउंड बैठे 59 लाख करोड़ के आसपास और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है अराउंड 31 लाख करोड़। मतलब हमारा जो म्यूचुअल फंड मार्केट है, सिर्फ म्यूचुअल फंड, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। और बताओ इनको कश्मीर चाहिए। Emotional damage. अब मैं एसआईपी के बारे में बताता हूँ। अक्सर एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब होना चाहिए था सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि एसआईपी बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को एक प्लेटफॉर्म देता है या एक टूल प्रोवाइड करता है या एक सिस्टमैटिक एक वे प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग सिंपल वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग एसआईपी को और म्यूचुअल फंड को एक स्टोरी के वे में समझेंगे। तो अब हम लोग पहुंचते हैं हमारे स्टोरी के पार्ट 1 में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे सुमित है। सुमित एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसकी सैलरी 15 से 20 हजार के आसपास में। सुमित ये चाहता है कि वो हर महीने 2000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुमित को ना ही तो स्टॉक मार्केट की जानकारी है, ना ही सुमित के पास में कोई एक्सपीरियंस है, ना ही उसके पास में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन है। फिर भी सुमित स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सुमित के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि बिना जानकारी के कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करना एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। उसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि 2-2 हजार रुपये करके वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा, क्योंकि देखिए अगर उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि आईटी सेक्टर, इंफ्रा, फार्मा, कंज्यूमर, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अब हर महीने अगर वो 2-2 हजार रुपये इन्वेस्ट करेगी तो उसको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और बिना डाइवर्सिफिकेशन के इन्वेस्टमेंट करना या तो लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये दोनों ही चीज सुमित के लिए रिस्की साबित हो सकती है। ऊपर से स्टॉक मार्केट इंडिया की जैसे जैसे कैपिटल मार्केट बढ़ते जा रही है, इंडिया में जो अच्छे शेयर्स है, कुछ वैसे बहुत सारे शेयर्स है जो आपको 500, 200, 300 के रेंज में भी मिल जाएंगे, लेकिन लार्ज कैप जो फंड्स है, कुछ जो मिड कैप फंड्स है, अच्छे फंड जिनको माना जाता है, उनकी जो शेयर वैल्यू है वो ज्यादा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स लिखे, जैसे कि ट्रेंड, HCL टेक,
रिलायंस। अब सुमित अगर 2000 रुपये लेके इनमें से कोई शेयर खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 2000 रुपये में तो किसी का इसका सिर्फ एक शेयर आएगा, एक शेयर से कुछ नहीं होने वाला है। अगर IRSC का वो एक शेयर ले भी लेता है तो फिर इसके अंदर उसको 12 से 13 शेयर मिल जाएंगे, बट फिर उसको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सुमित के फ्रेंड ने उसको बताया कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब सुमित ये जानना चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, तो हम सुमित को बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कहानी में सुमित को देखा था, अब ना जाने सुमित की तरह और कितने सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते जिस तरह सुमित है, अमित है, ये सारे लोग हर महीने 2-2 हज़ार रुपये जमा करना चाहते हैं। अब हम ऐसा मान लेते कि इस तरह के टोटल 200 लोग हैं। अगर इन 200 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये हर महीने जमा किए तो पहले महीने में टोटल हो जाएंगे 4 लाख रुपए। अब ये लोग, ये जो इनके 2-2 हज़ार रुपये है, ये लोग एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं वो जो म्यूचुअल फंड है वो है SBI मल्टी कैप फंड। अगर सुमित 2,000 रुपये, अमित 2,000 रुपये, अंजलि 2-2 हज़ार रुपये जमा करे, ऐसे 200 लोग ने अगर 2 लाख रुपए दिए तो टोटल हमारे पास में जमा हो गए 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए अब आ गए हैं SBI मल्टी कैप फंड के अंदर। SBI मल्टी कैप में एक फंड मैनेजर है। अब फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर को एक ऐसा इंसान होता है जो कि वेल क्वालिफाइड होता है, जिसको मार्केट के बारे में इन डेप्थ जानकारी हो, जिसको मार्केट में कम से कम 10 से 15 साल हो गए, और इनकी क्वालिफिकेशन कोई CA होता है, कोई CS, कोई CFA। इसका मतलब आपके पैसों को जो इन्वेस्ट करने वाला इंसान है उसको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। अब फंड मैनेजर जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसी एक जगह पे पैसे, किसी एक सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर इन सब ने 2-2 हज़ार रुपये करके जमा करके दिए हैं, टोटल 4 लाख रुपए हो गए। अब इस फंड मैनेजर के पास में अगर 4 लाख रुपए है तो फंड मैनेजर क्या करेगा? इन पैसों को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने IT सेक्टर में 80,000, फार्मा में, इंफ्रा, बैंक, FMCG, इन सारे सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब इन सारे सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन की आपको एक हेल्प मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोविड के टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोविड में जब सारे के सारे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे थे, सारे सेक्टर्स नीचे आ रहे थे, उस टाइम पे आपका फार्मा और जो आपका FMCG सेक्टर था, ये दोनों सेक्टर ऊपर जा रहे थे। इसका मतलब अगर मार्केट क्रैश भी हो रहा है बट आपका इन्वेस्टमेंट एक फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो ऐसे टाइम पे आपको आपके जो बाकी के स्टॉक से वो एक तरह का हेल्प करते और आपके पैसों को प्रोटेक्ट करते। इस तरह से SBI मल्टी कैप में जैसे फंड मैनेजर है, इन्होंने क्या किया, इन सारे पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। अब ये पहले महीने का 4 लाख रुपए आया। अब अगले महीने में ये लोग फिर से 2-2 हज़ार रुपये जमा करेंगे तो फिर से उनके पास में 4 लाख रुपए आ जाएंगे फंड मैनेजर के पास में। इन 4 लाख रुपए को फिर से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। अच्छा, एक चीज और है, ये लोग जब इनको पैसे देते हैं, मतलब फंड मैनेजर के पास में जब पैसे जाते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो फंड मैनेजर उनको इन रिटर्न में एक चीज, मतलब उनको जैसे कि हमको स्टॉक मार्केट में शेयर्स मिलते हैं, उस तरह से म्यूचुअल फंड्स में हमको यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स होते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में उसको यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स की वैल्यू डिसाइड होती है NAV से। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। जिस तरह शेयर का शेयर प्राइस होता है, उसी तरह यूनिट का एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग NAV कहते हैं। NAV और यूनिट के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जब ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर, मतलब मल्टी कैप फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनको इन रिटर्न में जो चीज मिलती है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स। और यूनिट्स की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन होती है उनके NAV से। और अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि इन सब लोगों ने 4 लाख रुपए जमा किए थे। ये 4 लाख रुपए फंड मैनेजर के पास में आ गए। फंड मैनेजर ने इन पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब रफली हम लोग मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी सेक्टर में प्रॉफिट हुआ, कहीं पे लॉस हुआ। हम लोग मान लेते हैं कि रफली यहाँ पे 80,000 रुपए पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 3,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2,000 का नुकसान हो गया, यहाँ पे लेकिन 10,000 का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे एक मान लेते हैं 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल अगर प्रॉफिट और लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया? 15,000 का, ठीक है। मतलब 4 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर एक नंबर ले रहा हूँ, सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 4,15,000 रुपए। अभी जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा है
वो इनको इनके रेशियो के हिसाब से मिल जाएंगे। वो एनएवी के ऊपर डिपेंड करता है, एनएवी उनको कितने मिले, कितने यूनिट्स अलॉट हुए, उसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी पैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुए या तो लॉस हुए, तो जो पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ये जो पैसे एक्स्ट्रा ऊपर के आ जाते हैं, तो अगर इनमें से कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उनको उसकी रेशियो के हिसाब से उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन की ही मदद से हमारे जो पैसे होते जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो सेफ होते। मतलब म्यूचुअल फंड्स हमारी पैसों की सेफ्टी एक तो होती है डाइवर्सिफिकेशन से। दूसरा आप लोग ये समझेंगे कि अगर टाइम, देखिए एक तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है टाइम, कि टाइम ओरिजिन कैसे आपको हेल्प करता है म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को प्रोटेक्ट करने में, डाइवर्सिफिकेशन कैसे मदद करता है वो हमने समझ लिया। अब एक जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कैसे आपको हेल्प करता है, अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। A few moments later. अब इस स्लाइड में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो टाइम होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो क्यों मैटर करता है। मतलब जब हम लोग ऐसे कहते हैं कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और लंबे समय में इन्वेस्ट करने से रिस्क बहुत कम होता है, वो ऐसा क्यों कहा जाता है, अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग एक एसबीआई का फंड देख रहे हैं, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है, ठीक है। इस फंड को अगर हम लोग देखें बेसिकली तो 2013 में जब इस फंड की स्टार्ट हुआ तब इस फंड का एनएवी जो था वो करीब करीब 28 रुपये था। अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एनएवी क्या होता है। एनएवी मतलब किसी भी यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट की, मतलब म्यूचुअल फंड है, इसके एक यूनिट की वैल्यू है 28 रुपये। 28 रुपये 2013 में थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आ जाऊँ, करीब यहाँ पे अगर, तो 2015 में 28 रुपये से बढ़कर वो पहुँच गई 57 रुपीज़ पे, ठीक है, 2015 में। अगर इसको मैं और आपको यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे अब उसकी वैल्यू हो गई है 90 रुपये, मतलब 2018 में। तो यहाँ से जब म्यूचुअल फंड ने जर्नी स्टार्ट किया, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में अब उसकी वैल्यू हो चुकी 90 रुपये। मतलब 2013 में एक यूनिट की वैल्यू 28 रुपये थी, 2018 में एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपये हुई। अब यहीं पे मेन आगे की जो जर्नी है वही डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक यूनिट की वैल्यू करीब 90 रुपये, 84-90 के रेंज में। इस पॉइंट पे यहीं पे सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ का टाइम पीरियड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, करीब 80 रुपये, 80 से 90 रुपये। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 साल में, इस टाइम पीरियड में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि उनको लगेगा यार ये फंड तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो या तो अपनी एसआईपी बंद करवा देंगे या तो अपनी स्कीम को बदल देंगे। लेकिन ये नहीं करना था, क्योंकि क्या होता है मार्केट में कोई भी टाइम एक जैसा नहीं होता। कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कभी मार्केट नीचे की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे 2020 में जब कोविड आया तो स्टॉक प्राइस आपको कितना दिख रहा है, अभी इसका एक एनएवी का वैल्यू 83 रुपीज़। अब आपको 83 रुपीज़ से ये सीधे आपको नीचे लेके आ जाता है करीब 55 रुपीज़ या तो उससे भी नीचे। अब बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने फंड्स को बेच दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी समय का फायदा उठा के और बहुत सारे फंड्स को बाय किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उनको इस पूरी जो इन्वेस्टमेंट प्राइस था यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग को वैल्यू करीब देखने के लिए मिलेगी 159 रुपीज़। अब आप एक बात बताइए, अगर आपने 2020 में जो कोविड आया उस टाइम पे 58 या 59 रुपीज़ में अगर आप यहाँ पे बेच देते इस पोजीशन पे तो क्या फायदा होता। इससे बड़ा अगर आप अपने पोजीशन को होल्ड करते और फंड्स उसमें ऐड करते, मतलब आपका एसआईपी तो चल रहा है उसमें और फंड्स का इन्वेस्टमेंट करते, तो आपको प्राइस कितना मिल जाता, करीब 153 रुपीज़। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में भी, अब मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। 2022 के बाद में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जैसे कि हम लोगों ने देखा यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा, जो यहाँ पे जो यूक्रेन रशिया का वॉर देखा, हमको यहाँ पे जो डेथ देखने मिला था, यूक्रेन रशिया का वॉर देखा हम लोगों ने। उसके बाद में इजराइल और हमास का वॉर देखा, इंडिया में इलेक्शंस हुए, उसके बाद में आपका जो बजट भी पेश, मतलब इलेक्शंस के बाद में जो बजट आया, इन सारी चीज़ों के बाद में हमको क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऑल टुगेदर यहाँ पे पहुंचा। मतलब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू मार्केट बताऊँ 2013 से लेके 2024 तक का, तो आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, लेकिन लंबे समय में, मतलब 2013 से लेके 2024 के टाइम पीरियड में करीब ये 11 साल का टाइम पीरियड है। 11 साल के अंदर आपको जो
प्रॉफिट है वो मतलब श्योरली प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था तो वैल्यू करीब करीब 28 रुपये थी। जब हमने यहाँ पे देखा था तो वैल्यू 28 रुपये थी, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारी वैल्यू कितनी पहुँच गई है, इस वाले टाइम पीरियड पे हमारी वैल्यू आ गई है 276। मतलब 28 रुपये से 276। मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर टाइम आपका एक 11 साल का टाइम पीरियड गया है, लेकिन इसी को म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देता है। अब हम लोग ने ये समझा कि म्यूचुअल फंड टाइम में पैसे कैसे बना के देता है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब हम लोग समझेंगे कि एयूएम क्या होता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 200 लोग हैं, ये लोग 2-2 हज़ार रुपये जमा कर रहे थे, तो टोटल हो गए थे 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए। अब ये जो 4 लाख रुपए फंड मैनेजर के पास में जमा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एयूएम। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब 4 लाख रुपए इन्होंने जनवरी में दिए, अब फरवरी में फिर से वो सब 2-2 हज़ार रुपये जमा करेंगे, तो मान लीजिए अगले महीने में उन 200 लोगों ने फिर से 2,000 रुपये जमा किए। अब आ गए फिर से फंड मैनेजर के पास में 4 लाख, तो दोनों को प्लस करोगे तो टोटल हो गए 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए क्या है, एयूएम। तो एयूएम क्या होता है कि एक फंड मैनेजर के पास में कितने पैसे हैं लोगों के, जिसको वो आगे जाके इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको हम लोग कहते हैं एयूएम। अब हम लोग समझेंगे लॉक इन। लॉक इन मतलब कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जहां पे आपके फंड्स 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। जैसे कि कुछ रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, कुछ ईएलएसए स्कीम्स होते हैं, उसके अंदर आपके जो पैसे होते हैं वो 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। तो सारे फंड्स में ऐसे नहीं होते, जिन फंड्स में ऐसा होता है तो आप जब फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें लॉक इन पीरियड है या नहीं। तो इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा लॉक इन पीरियड को एक बार में चेक कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे फंड्स के रिटर्न्स के बारे में। जैसे कि ये जो फंड है, ठीक है, जनरली अगर आप देखो तो स्टार्टिंग के जो 1 ईयर थे, 1 ईयर में इस फंड ने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है 38.22% का। लेकिन थोड़ा सा और जाएंगे तो 5 साल के अंदर इसने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है 30.99% का, और 10 साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है 19.26% का, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि अगर आप एक अच्छा फंड अगर आप ले लेते तो आपको 18 से लेकर 20% का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप स्मॉल कैप फंड में चले जाते हैं, ये तो मिड कैप फंड है, अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाओगे तो आपको रफली 20 से लेकर 24% का रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। और एक फंड मैं आपको अब लोग बताता हूँ, अभी एट प्रेजेंट इंडिया में सिर्फ एक फंड है, वो माइक्रो कैप में मोतीलाल ओसवाल का एक माइक्रो कैप फंड है, जो कि माइक्रो कैप है। हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ऐसे बहुत तरह से टाइप्स ऑफ फंड होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे एसबीआई मैग्नम मिड कैप के फंड के बारे में, और उसके रिटर्न्स को हम लोगों ने देखा। ये जो रिटर्न्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर आज मैं पैसे इन्वेस्ट करना चालू करूं तो आगे आज से 15 साल बाद या आज से 20 साल बाद ये कंपनी में मुझे कितने पैसे बन सकते हैं, इसलिए ये रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे काम करता है। आगे स्क्रीन करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि ये है ना, ये जो हम लोग जिस फंड की बात कर रहे हैं ये एक मिड कैप फंड है, ठीक है, ये एक मिड कैप फंड है। तो जब मिड कैप फंड है इसका मतलब क्या होगा, इसके जो ज्यादातर पैसे इन्वेस्ट होंगे ना वो मिड कैप में होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि मिड कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, और फंड मैनेजर ने इसके अंदर क्या किया है, मिड कैप के साथ में कुछ पैसे लार्ज कैप में डाल दिए है और कुछ पैसे स्मॉल कैप में भी फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है। इससे करने का फायदा क्या होता है, अगर देखो अगर आपके पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है मतलब रिटर्न्स भी ज्यादा जनरेट होंगे, और एक मिड कैप फंड है तो फंड मैनेजर को किसी भी वे में मिड कैप में ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं। अगर मान लो एक स्मॉल कैप फंड होता तो स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ज्यादा पैसे रखता, अगर ये लार्ज कैप फंड होता तो लार्ज कैप में फंड मैनेजर ज्यादा पैसे रखता है। तो इसके नीचे मैं अभी आप लोगों को इनके होल्डिंग्स भी दिखा देता हूँ कि देखिए, जैसे कि अभी हम लोग एसबीआई मैग्नम मिड कैप को देख रहे हैं, राइट है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, टोरेंट पावर में इनके करीब 4-4.5% इन्वेस्टमेंट है, सुंदरम फाइनेंस है, क्रिसिल है, वोल्टास है। अब ये जो है ना, इसका मतलब क्या है, इनके अब ये 4 मतलब और भी बहुत सारे कंपनीज है, ये 4 नाम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 कंपनी में है। और फंड मैनेजर कभी भी क्या करते हैं ये कि आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने फाइनेंशियल में 14% इन्वेस्ट किया है, सर्विसेज में करीब करीब 12%, हेल्थ केयर में करीब करीब 10% और ऑटोमोबाइल्स में करीब करीब 9%।
इससे फायदा ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन की एक मदद मिलती है, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि 20-25% आपका इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश भी आता है, तो एक ना एक सेक्टर, जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में अगर आप लोग थोड़ा सा जैसे 2008 का क्रैश देखो या 2020 का क्रैश देखो, तो हम लोगों ने हमेशा क्रैशेस में क्या देखा है कि हेल्थ सेक्टर और जो एफएमसीजी कंज्यूमर सेक्टर है, मार्केट में जब यहाँ क्रैश आता है तो ये दोनों सेक्टर ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। तो जनरली फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि इन सारे सेक्टर्स में पैसा रखते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के पैसे सेफ रहे। अब हम लोग इनके पीयर्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि एसबीआई एक मिड कैप फंड है, उसी तरह और भी बहुत सारे मिड कैप फंड्स हैं, तो उनको भी हम लोग अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एसबीआई मिड कैप फंड है, ठीक है, इसके अंदर इनका ऑन एन ईयर 10 ईयर्स का रिटर्न है 19.26%। उसी तरह है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, फिर आपका ये भी मिड कैप फंड है, कौन मिड कैप फंड है, और यहाँ पे इन सबके रिटर्न्स दिए हुए हैं, किसी का 19% है, किसी का 22% है, बट ऑन एन एवरेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मिड कैप फंड ऑन एन एवरेज आपको 18 से लेके 22% के बीच का रिटर्न आपको एक दे देता है। अगर यहीं पे मैं कोई स्मॉल कैप फंड ले लूँ मान लीजिए, तो आपको ऑन एन एवरेज 20 से लेके 24% का रिटर्न दे देता है। बट अगर मैं कोई लार्ज कैप फंड ले लूँ तो वो आपको ऑन एन एवरेज 15 से लेके 19% का रिटर्न आपको दे देता है। ये अलग अलग तरह के फंड, इसी तरह मल्टी कैप फंड भी होता है। और अब जब हम लोगों ने म्यूचुअल फंड और एसआईपी के ऑन एन एवरेज समझ लिया है, तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम कितने पैसे जनरेट कर सकते हैं या कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। मान लीजिए कि मैं एक एवरेज 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ हर महीने, मतलब मैंने एक एसआईपी स्टार्ट की जिसमें मैं 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं टाइम पीरियड 10 साल लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ मान लीजिए किसी मिड कैप फंड में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मिड कैप फंड में ऑन एन एवरेज 18-19% का रिटर्न मिल जाता है। मैं यहाँ पे 18% का रिटर्न मान के चलता हूँ, ठीक है, मुझे 18% रिटर्न मिल रहा है। इन्फ्लेशन को भी हम लोग पिक्चर में नहीं ले रहे। अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको, तो यहाँ पे हम लोगों ने हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हमने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, अराउंड 3,60,000 ये पैसे हमने डाले इन्वेस्ट के, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 3,60,000 रुपये का। हमको टोटल प्रॉफिट मिला 5,67,000 का। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमको ऑन एन एवरेज मिल जाता है 9,27,000। अब देखो ये 10 ईयर्स के लिए था, अगर मैं मान लीजिए कि 10 ईयर्स की जगह इसको 20 कर लेता हूँ, मतलब अपने टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 20 कर देता हूँ, और फिर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमने 10 साल में टोटल 20 ईयर्स में टोटल हमने जमा मतलब इन्वेस्ट किया 7,20,000, हमको प्रॉफिट मिल रहा है 50,60,000 का, ठीक है, और हमारे पास टोटल सबके जमा करके कितने हो गए, अराउंड 57,80,263। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब मान लीजिए ये 18 की जगह, जैसे कि हम लोगों ने हमारे रिटर्न में देखा था कि 18% की जगह मान लीजिए 19% का रिटर्न हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है, तो हमको कितना मिल सकता है, अराउंड 65 लाख रुपीज तक का हमको एक रिटर्न मिल सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मतलब एक कैलकुलेशन करने के लिए। हमारे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो इस बेस पे बेस होते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड प्रीवियस कितने रिटर्न्स दे रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस रिटर्न्स पे इन रिटर्न्स को कैलकुलेट किया। दूसरी चीज क्या है कि आज के डेट में हम लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में है। हम सबको पता है कि अगर एक सदी यूएसए की थी, एक सदी चाइना की हो गई, तो ये जो सदी है हमारी है। हमको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखना है। आप लोग अगर हम लोग अभी भी देखें तो एक समय ऐसा हुआ करता था जब इंटरनेशनल मार्केट में 20% का करेक्शन आता था, तो मान लीजिए 10% का स्टॉक फॉल होता था, तो इंडियन मार्केट में आपको 20 से 25% का स्टॉक फॉल दिखने के लिए मिल जाता था। लेकिन वो जो है मैनिपुलेशन है, या तो हम लोग कह सकते हैं जो करेक्शन है या तो जो डिप है, वो अब बहुत कम होने लगा। बिकॉज इंडियन मार्केट में जो रिटेलर्स है, आपके और हमारे जैसे जो रिटेलर्स है, वही इतने कैपेबल है कि हम हमारे मार्केट को खुद संभाल सकते हैं। तो हमको भरोसा रखना है इंडियन स्टॉक मार्केट में। मुझे ये चीज़ का भरोसा है कि देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि यार है ना 2 महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, 3 महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी हो जाएगा फिर मैं करूँगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक 500 का एसआईपी नहीं कर पा रहे तो आप 5,000 की एसआईपी कैसे मतलब कर पाओगे। अगर आपने आज नहीं शुरू किया तो आप शुरू कब करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी एक एसआईपी स्टार्ट करें। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले किसी भी फंड को अच्छे से एनालाइज करें
उसी के बारे में उसी के बाद में इन्वेस्ट करें। मैंने इस पूरी वीडियो में जो मैंने वीडियो अभी बनाई है पूरी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।